हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 6 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उससे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा तो आपका इसी सेशन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डेली आपको देना है क्विज रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। रात को 10 बजे टेलीग्राम पर आपको डेली क्विज देना है। दोस्तों, हमेशा आप याद रखिएगा कि जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी आप हताश मत होना, कभी आप निराश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है? हु विल टेक ओवर एज द 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम है यू ललित, उदय उमेश ललित। दोस्तों, उदय उमेश ललित जो है 49 भारत के सीजेआई बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनके पहले कौन सीजेआई थे? एनवी रमणा थे। कौन थे? एनवी रमणा, जो भारत के 48 नंबर के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। दोस्तों, एनवी रमणा ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है। दोस्तों, इनका कार्यकाल कितने महीने का होगा? 3 महीने से भी इनका कम कार्यकाल होगा। ये साल 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भारत के दूसरे ऐसे न्यायाधीश हैं जो एस.एम. सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये दूसरे न्यायाधीश हैं, दूसरे जज हैं जो सीधे इस पद पर पहुंचने वाले हैं डायरेक्ट एडवोकेट से। पहले व्यक्ति कौन थे? एस.एम. सीकरी थे। देखिए फ्रेंड्स, ललित जी की बात करें तो जून 1983 में इन्होंने अपने वकालत की शुरुआत की थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात आ रही है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? तो पार्ट नंबर 5 यानी भाग 5 में, जो कि यूनियन का भाग है। किस चैप्टर में है? अध्याय 6 में, चैप्टर नंबर 6 में संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। अब दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, इसकी स्वतंत्रता, इसका अधिकार क्षेत्र, इसकी जो शक्तियां हैं और जो इससे प्रक्रिया है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो 124 से लेकर 147 तक बताए गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर यानी भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है? 1773 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा से कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पूरी शक्ति और अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में स्थापित किया गया था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो देखिए, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के चेयरमैन कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इनका नाम है रंजीत रथ। क्या नाम है इनका? रंजीत रथ। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। और किस प्रकार की कंपनी है? ये पेट्रोलियम कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इनके चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? रंजीत रथ ने। दोस्तों, रंजीत रथ की बात करें तो इसके पहले वो मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे। देखिए फ्रेंड्स, ये कब रिटायर होंगे? जनवरी 2032 में रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। ऑयल इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 18 फरवरी 1959 को इसकी स्थापना हुई है। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने अपॉइंटमेंट की बात की है, तो हाल ही में हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है रविंदर टक्कर। हाल ही में PMO में निदेशक बनाए गए हैं। इनका नाम है श्वेता सिंह। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं सुरेश N पटेल। कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था। ITBP के महानिदेशक का हाल ही में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? सुजाय लाल थाओ सेन को। PIB के हाल ही में प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश जी।
संजय अरोड़ा हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत प्रणय वर्मा जी बने हैं। इंदरमीत गिल की बात करें तो ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। लास्ट में हम बात करेंगे पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ, इनका क्या नाम है? नकुल जैन नाम है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में आरबीआई ने रेपो दर को, रेपो रेट को 50 आधार अंक बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आरबीआई हैज इंक्रीज्ड द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट टू व्हाट परसेंट? तो इसका सही उत्तर है 5.40%। दोस्तों, हाल ही के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया था, फिर से रेपो रेट को बढ़ा दिया 50 बेसिस पॉइंट पर। अब कितना हो गया रेपो रेट? 5.40% हो गया है। तो दोस्तों, रेपो रेट में वृद्धि से मौजूदा क्या होगा? जो होम लोन ग्राहक हैं उनकी ईएमआई और जो उनका उधार दर है उसमें वृद्धि होगी। यानी फ्रेंड्स, आपको हायर रेट पर, यानी ज्यादा रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा रेट पर आपको क्या करना पड़ेगा? ब्याज चुकाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बढ़ती महंगाई पर काबू पाना, यानी जो इन्फ्लेशन है उस पर काबू करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि रेपो रेट बढ़ाने पर क्या होता है। रेपो रेट बढ़ाने पर महंगाई पर काबू किया जाता है, इसीलिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है। अब आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूं रेपो रेट क्या होता है और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। तो देखिए, आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और ये ऑल अदर बैंक्स हैं। तो देखिए दोस्तों, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई किसी भी अदर बैंक को पैसा उधार में देती है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी जब आरबीआई दूसरे बैंकों से पैसा उधार लेती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब देखिए, समझते हैं कि रेपो रेट से क्या असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर। फॉर एग्जाम्पल, पहले रेपो रेट था 4%, यानी 4% था, ठीक है। तो आरबीआई जो भी पैसा अदर बैंक को देता था तो 4% पे देता था। जो अदर बैंक है, अब इन अदर बैंक से आप पैसा लेने जाएंगे, आप कस्टमर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर 4% पर किसी बैंक को पैसा मिला है आरबीआई से, तो वो आपको बहुत ही सिंपल सी बात है कि 5% पे देगा या 6% पे देगा, कुछ ज्यादा देगा। बैंक को भी तो कुछ मुनाफा चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ? रेपो रेट को बढ़ाया गया, यानी फ्रेंड्स अब जो आरबीआई पैसा देगा दूसरे बैंकों को, वो फॉर एग्जांपल 5% पे देगा। इसने 1% बढ़ा दिया। देखिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट को 5% बढ़ा दिया, यानी रेपो रेट जो है 1% बढ़ गया, ज्यादा 5% हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अदर बैंक है इनको 5% पे पैसा मिला है, ये आपको 5% पे तो पैसा देंगे नहीं, ये आपको 6%, 7%, कुछ ज्यादा पे ही पैसा देंगे। तो फ्रेंड्स, कस्टमर आप हैं तो आपको अब ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देना पड़ेगा ना, ज्यादा इंटरेस्ट पर आपको पैसा मिल रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा? जब ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो कस्टमर पैसा लेने जाएगा नहीं बैंक पर। जब कस्टमर के पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट में कुछ खरीदने नहीं जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से इन्फ्लेशन को कम किया जाता है। रेपो रेट बढ़ता है तो महंगाई कम होती है, रेपो रेट घटता है तो कस्टमर को भी कम रेट पर पैसा मिलता है और महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसके पास परचेजिंग पावर होती है। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टर, क्या नाम है इनका? सुधीर नाम है। इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सुधीर ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया है? गोल्ड मेडल। आप याद रखिएगा, ये कौन है? ये भारत के पैरा पावर लिफ्टर खिलाड़ी हैं। इन्होंने इतिहास रच दिया, भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग दिव्यांग एथलीट्स की वेट लिफ्टिंग कहलाती है और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इसके पहले एक व्यक्ति ने और कारनामा किया था, इनका नाम है सकीना खातून। इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया था 2014 में। लेकिन फ्रेंड्स, अब भारत को कौन सा पदक मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स की अपडेट आ गई, कॉमनवेल्थ गेम्स का एक्सप्रेस आ गया है। कल तक मैंने आपको टोटल 18 मेडल के नाम बताए थे। यहाँ पर पूरी लिस्ट बनी हुई है, इसे बार बार रिपीट करना आप सभी को भी अटपटा लग सकता है। पूरी लिस्ट को आप पढ़ लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आपको 19 और 20 जो भारत को 19वां और 20वां मेडल मिला है, किसके द्वारा मिला है,
मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, 19वें व्यक्ति हैं, 19वें खिलाड़ी, इनका नाम है मुरली श्रीशंकर। इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है और वो भी लॉन्ग जंप में। ये भारत के लिए ऐतिहासिक था। वहीं पे फ्रेंड्स 20वां मेडल जो है सुधीर ने दिलाया, मैंने आपको बताया। सुधीर ने गोल्ड मेडल दिलाया पैरा पावर लिफ्टिंग में, मेंस हैवी वेट में। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मुरली श्रीशंकर जी के बारे में। राष्ट्रमंडल खेलों में 7वें दिन मुरली श्रीशंकर ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि पुरुषों के लॉन्ग जंप के फाइनल में देश के लिए इन्होंने सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है। भारत को 12 साल बाद इस खेल में पदक मिला है और लॉन्ग जंप में 44 साल के बाद किसी पुरुष ने पदक जीता है। दोस्तों मुरली जो है लॉन्ग जंप में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष हैं और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं। 1978 में सुरेश बाबू ने इस खेल में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अंजू बॉबी की। महिलाओं की कैटेगरी में 2002 में और 2010 में प्रज्यूषा मलाइखल, इन दोनों ने लॉन्ग जंप में भारत को पदक दिलाया था। अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य, वहीं पे प्रत्युषा ने रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। चलिए फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री में खेलों से रिलेटेड कप और उससे रिलेटेड ट्रॉफीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डेविस कप के बारे में। तो देखिए डेविस कप जो है किस खेल से रिलेटेड है? ये पुरुष टेनिस खेल से रिलेटेड है, मेल कैटेगरी का है और इसकी शुरुआत 1900 में हुई है। फेड कप ये भी टेनिस से रिलेटेड, लेकिन ये महिला कैटेगरी का कप है। 1963 में इसकी शुरुआत हुई है। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में, फुटबॉल से इसका संबंध है। फीफा विश्व कप आप सभी जानते हैं, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। 1930 में इसकी शुरुआत हुई है। देखिए फ्रेंड्स, थॉमस कप जो है इसका संबंध बैडमिंटन से रिलेटेड है, मेल कैटेगरी का है। 1949 में इसकी स्टार्टिंग हुई है। 6th है उबेर कप, ये बैडमिंटन है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, लेकिन फ्रेंड्स ये विमेंस कैटेगरी का कप है। मार्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। राइडर कप फ्रेंड्स किससे रिलेटेड है? गोल्फ से है और ये मेल कैटेगरी से रिलेटेड है। सालिम कप ये है गोल्फ से रिलेटेड, वीमेंस कैटेगरी में। लास्ट में बात करेंगे वॉकर कप, जो कि गोल्फ से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1922 में हुई है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? विच कंपनी हैज टाइड अप विद द इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी टू कोलैबोरेट ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन? तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी ग्रुप की बिजनेस इंक्यूबेशन शाखा ने, अडानी एंटरप्राइजेस ने क्या किया है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के सहयोग में इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से क्या होगा फ्रेंड्स? अडानी एंटरप्राइजेस को इजराइल स्टार्टअप्स के द्वारा एक टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे हम अडानी ग्रुप के बारे में। तो अडानी ग्रुप जो है एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है। इसकी स्थापना गौतम अडानी ने की है। 1988 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। कहां पर है? अहमदाबाद में। हाल ही के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था, जो गौतम अडानी है दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। मैंने आपको बताया था, ये जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सरकार के द्वारा प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? By which year the government has set a target to increase the natural gas in the primary energy mix by 15%? तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2030 तक जो प्राकृतिक गैस का उपयोग है 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका प्रेजेंट में जो यूज है वो केवल 6.3% होता है। दोस्तों प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय गैस ग्रिड की 33,500 किलोमीटर तक का एक्सपांशन किया जा रहा है। दोस्तों प्राकृतिक गैस होता क्या है? आइए मैं आपको समझाता हूं। तो प्राकृतिक गैस जो है एक प्रकार का फॉसिल एनर्जी सोर्स है, जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म किसे कहते हैं? जो सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, मेटीरियल सब्सटेंसेस होते हैं, उससे बनता प्राकृतिक गैस, उसे कहते हैं जीवाश्म। ये पृथ्वी के सतह के नीचे गहराई में बनता है। प्राकृतिक गैस का जो सबसे बड़ा घटक है क्या है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है।
इसमें एक कार्बन परमाणु होता है और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देश के टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी केवल 6% है। वर्तमान में जो प्राकृतिक गैस है, जो नेचुरल गैस है, इसकी जो लगभग आधी मांग है वो कहां से होती है? दूसरे देशों से पूरी की जाती, इंपोर्ट की जाती है। वर्तमान में भारत जो है LNG का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का चौथा सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 4 अगस्त 2022 को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, एक्सपेरिमेंट किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम है लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसे हम बोलते हैं ATGM। क्या बोलते हैं इसको? ATGM बोलते हैं। दोस्तों, ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, यानी स्वदेशी रूप से डेवलप की गई, स्वदेशी रूप से विकसित की गई है लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दोस्तों, इसे DRDO ने और भारतीय सेना के द्वारा 4 अगस्त 2022 को मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों, इसका परीक्षण कहां पर किया गया है? आर्म्स कोर्स सेंटर एंड स्कूल, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसके सहयोग के रेंज में किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे बात आ रही DRDO की बात। दोस्तों, यहां पे बात आ रही DRDO की, तो मैं आपको DRDO से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स समझाने वाला हूं। तो जो DRDO, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में इसकी स्थापना हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने ही रहा। हाल ही में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रो लैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, किस राज्य में लंगट सिंह कॉलेज? लंगट सिंह कॉलेज है बिहार राज्य में। यूनेस्को ने बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को क्या किया है? दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय हेरिटेज वेधशालाओं की सूची में जोड़ लिया है। दोस्तों, कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार इसे 1916 में डेवलप किया गया था। दोस्तों, 1970 के दशक तक वेधशाला जो था सुचारू रूप से काम कर रहा था, लेकिन फ्रेंड्स 1980 के दशक में इसकी हालत बिगड़ गई और इसने काम करना बंद कर दिया और 1995 में क्या कर दिया गया? इसे सील कर दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हमने यूनेस्को की है, तो यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, SSC में क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। टोटल सदस्य देश किसमें है? इसमें टोटल मेंबर देश कितने हैं? 193 मेंबर हैं। प्रेजेंट में इसके प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले। दोस्तों, इसका कार्य क्या है फ्रेंड्स? इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, जो कल्चर है और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने रहा। जो पिच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास है, ये किस देश में आयोजित होने वाला है, जिसमें भारत भी इसमें हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा? तो जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया देश में हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पिच ब्लैक में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखिए, पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, इन सभी के साथ हवाई युद्ध पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लिया जाएगा। ये सभी देश मिलकर के भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में टोटल 17 देश शामिल होंगे, जिनमें टोटल 100 विमान और 2500 सैन्य कर्मी पार्टिसिपेट करेंगे। ये 19 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना ने पहली बार इस अभ्यास में कब भाग लिया था? 2018 में। दोस्तों, इस अभ्यास का मकसद क्या है? आपस में देशों के बीच में नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करना। पहला पिच ब्लैक अभ्यास कब हुआ था? 15-16 जून 1981 में इसका आयोजन किया गया था। इसकी मेजबानी कौन करता है फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना, इसे RAAF बोला जाता है, इसकी मेजबानी की जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना की बात आ रही है, तो इसके प्रमुख का नाम जान लीजिए, ये है VR चौधरी। दोस्तों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दूं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए PM बने हैं, इनका नाम है एंथोनी अल्बनीज। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है संजय बारू। क्या नाम है इनका? संजय बारू। संजय बारू के बारे में तो आपने सुना होगा, ये मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनके पूर्व मीडिया सलाहकार है संजय बारू जी। ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स, ब्रिटिश इतिहासकार एंगस मैडिसन और इनकी पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव 2001 के संदर्भ से शुरू होती है। दोस्तों यहाँ पे बात हमने पुस्तकों की है, तो 2022 की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। आइए एक नजर में सारी पुस्तकों को जान लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, द कश्मीर दैट वॉज, इसे किसने लिखा है? अवंती सुपोरी ने लिखा है। टू हेल एंड बैक, बरखा दत्ता ने इस बुक को लिखा है। टॉम ऑफ सेंड, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, मैंने आपको बताया था, भारतीय गीतांजलि श्री जी ने। बिल गेट्स ने लिखा है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इन दोनों बुक को याद रखिएगा, निश्चित ही इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। किरण बेदी जी ने लिखा है फियरलेस गवर्नेंस। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, इन्होंने रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी इसे लिखा है। दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखा है। और आखिरी पुस्तक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी जी पर आधारित है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी पर आधारित है, और इस बुक को लिखा है सागरिका घोष ने। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई पर यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न ये रहा, हेल्थ इंडेक्स 2021 में हाल ही में किस राज्य को लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है केरल। हाल ही में भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो यह है चीन। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो यह है फ्रेंड्स भारत। हाल ही में पीएम मोदी जी ने यूपी के किस स्थान पर मेट्रो रेल के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स कानपुर में। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है पुनीत बहल। दोस्तों 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आइए रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल की सूची जारी की गई? 10। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि भारत में अब टोटल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? रुचिरा कंबोज जी ने। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुरेश एन पटेल जी को। राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तेजस्विनी शंकर जी। भारत और अमेरिका के बीच में जो अभ्यास है इसका नाम है युद्ध अभ्यास। भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? उत्तराखंड यूके में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया? गुजरात राज्य में। 44th चेस ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई है? तानिया सचदेव। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 44th चेस ओलंपियाड किस शहर में हो रहा है भारत में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? कंबोडिया की यात्रा पर। भारत का जो व्यापारिक घाटा तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर पहुंच गया? 31.02 बिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो ये है LIC। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने, इनका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, ये तस्वीर किस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की है? आपको कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 6 अगस्त के करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर कर लिया है। दोस्तों, हमारा मकसद है कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ट्रेंडिंग करंट अफेयर एनालिसिस और बहुत कुछ आपने सेशन में देखा होगा, आप सभी को प्रोवाइड करना। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चा डेली करंट अफेयर्स का फायदा उठा सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत।